एक पिता का बलिदान और एक एहसान फरामोश बेटे की रुला देने वाली कहानी। कई सालों पहले श्रीरंगपुर नाम का एक गांव था, जहां वासुदेव नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम शारदा था और बेटे का नाम राजू। इकलौता बेटा होने के कारण उन्होंने उसका बड़े प्यार से पालन पोषण किया। वासुदेव की एक आंख ना होने के कारण उसका चेहरा भयानक दिखता था। यह देखकर अन्य बच्चे राजू को अपने पास न आने देते थे। इसलिए राजू के मन में अपने पिता के प्रति तिरस्कार की भावना थी। एक दिन कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। वासुदेव उन बच्चों से कहता है, यहाँ मत खेलो। अगर तुम फिर से यहाँ खेलोगे तो मैं तुम्हारे शरीर का एक एक अंग तोड़कर दूर फेंक दूंगा। जाओ यहाँ से। राजू अपने पिता से कहता है, क्या बाबा, जब हमारे सभी दोस्त खेल रहे हैं तो आप हमें खेलने भी नहीं देते, इसलिए मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। राजू को चुप कराते हुए उसकी माँ शारदा बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं बेटा, तुम ये खेल नहीं खेल सकते। ये खेल बहुत खतरनाक है, इसलिए तुमको ये खेल खेलने की इजाज़त नहीं। अब चलो, तुम्हारी मनपसंद आलू की सब्जी बनाई है, आओ और खा लो। राजू रोते हुए माँ से कहता है, मैं बाद में खाऊंगा। पिताजी की वजह से मुझसे सारे दोस्त दूर जा रहे हैं। मुझे उनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं है। नफरत है मुझे उनसे। माँ राजू को समझाते हुए कहती है, राजू, ऐसा नहीं बोलते, बहुत हो गया। अब जाओ और जाकर खाना खाकर सो जाओ। जैसे ही राजू खाना खाकर सो गया, वासुदेव घर के अंदर आया और उसने गुल्लक में 1 रुपया डाला। रोज की तरह शारदा अपने पति से कहती है, अब तक कितने पैसे हो गए होंगे? 100 तो हो गए होंगे ना? वासुदेव कहता है, 100 नहीं, 200 तक हो गए होंगे। शारदा कहती है, अब 800 और चाहिए, फिर आप उन पैसों से अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। वासुदेव पत्नी से कहता है, तुम्हारी गिनती तो सही है, लेकिन यह पैसा अपने लिए जमा नहीं कर रहा हूँ। यह हमारे बेटे के लिए है। उसे अच्छी तरह से पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, तब वही मेरी आँख का इलाज करेगा। शारदा चिढ़ते हुए पति से कहती है, क्या पता यह कब होगा। आपने आँख ना होने पर भी सपने देखना बंद नहीं किया। पहले अपनी आंखें ठीक करवाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तुम स्वस्थ रहोगे तो बाकी सब भी अच्छा ही होगा। फिर करना सपने पूरे। वासुदेव कहता है, एक आंख से दिखाई नहीं देता है ना, मगर हाथ और पैर तो हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा। जैसा चल रहा है चलने दो, अब मुझे कौन देखेगा। इस पैसे को हम बच्चे के भविष्य के लिए रखेंगे। शारदा पति को समझाते हुए कहती है, तुम्हारे चेहरे की वजह से अपना बेटा तुमसे नफरत करता है, इसी वजह से वह तुमसे दूर होता जा रहा है। वासुदेव शारदा को समझाते हुए कहता है, अरे वह बच्चा है, उसे क्या पता, कल जब वह बड़ा होगा तब वह हमें बहुत प्यार देगा और हमारी देखभाल भी करेगा। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। फिर दूसरे दिन सुबह शारदा राजू से कहती है, राजू, यह लो तुम्हारे नाश्ते का डिब्बा और स्कूल जाओ। और सुनो, अकेले मत जाना, पापा ने कहा है वह तुम्हें स्कूल छोड़ आएंगे, वह आ रहे हैं। रुको, राजू माँ को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं माँ, पापा के आने से पहले मुझे जाना होगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा। और राजू बिना टिफ़िन लिए ही जल्दी से भाग जाता है। इतने में वासुदेव आ जाता है और शारदा उनसे कहती है, ओहो, मेरे याद दिलाने के बाद भी वह नाश्ते का डिब्बा यहीं भूल कर चला गया। यह रहा नाश्ते का डिब्बा, ये लो और जाकर अपने बेटे को देकर आओ। वासुदेव पत्नी से कहता है, मेरा उसके स्कूल जाना उसको पसंद नहीं है, तुम जाकर क्यों नहीं देकर आती, मैं काम पर जा रहा हूँ। शारदा पति से कहती है, मुझे घर पर बहुत काम है, स्कूल
रास्ते में ही तो है, तुम ही जाकर दे दो ना। अगर वह कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं उसे समझा दूंगी। वासुदेव डिब्बा लेकर उसको देने स्कूल जाते हैं। वासुदेव स्कूल में बैठे एक व्यक्ति से कहता है, सुनो भाई, मेरे बेटे को बुला सकते हो, वो आज नाश्ता घर पर भूलकर स्कूल आ गया है। व्यक्ति बोलता है, हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं उसे बुलाता हूँ। वह आदमी राजू को बुलाकर बाहर लाता है। राजू क्लास से बाहर आते ही अपने पिता वासुदेव पर गुस्सा करने लगता है और उनसे बोलता है, कितनी बार तुमसे कहा है मेरे स्कूल के बाहर मत आओ। अगर मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो वह मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे। मैं भूखा रहूँ वह चलेगा, पर अब मेरा खाना मत लेकर आना, समझे। राजू की ऐसे बातें सुनकर वासुदेव को बहुत दुख होता है। वह राजू से कहते हैं, ठीक है बेटा, आज आखिरी बार टिफ़िन ले लो, अब मैं दोबारा कभी नहीं लेकर आऊँगा। राजू वासुदेव से नाश्ते का टिफ़िन छीनकर अंदर चला जाता है। वासुदेव मन ही मन खुद को कोस रहा था, उसने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था, मैं फिर भी यहाँ पर आ गया। मेरी वजह से वह कितना दुखी है, अब मैं इसका क्या करूँ। वासुदेव वहाँ से चला जाता है। कुछ साल बाद गांव का व्यक्ति राजू के पिता वासुदेव से कहते हैं, अरे वासुदेव, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है वो। वासुदेव उनसे कहता है, हाँ सर, वो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। व्यक्ति दोबारा पूछता है, कहाँ रहता है, कॉलेज में रहता है या हॉस्टल में। वासुदेव बताता है, नहीं, वह अपने यार दोस्तों के साथ रहता है, हॉस्टल में आराम नहीं मिल रहा था, वह अलग किराए के मकान में रह रहा है। व्यक्ति वासुदेव से कहता है, अगर वह हॉस्टल में होता तो काफ़ी पैसे बच जाते, अलग रहने पर खर्च बहुत होते हैं, तुम्हारी सारी कमाई उसी के खर्चे में चली जाती होगी। वासुदेव कहता है, मैं क्या करूँ सर, उसे भी तो आराम मिलना चाहिए ना, हम उसी के लिए तो कमाते हैं। व्यक्ति कहता है, ठीक है, पर तुम्हारी कमाई यहाँ ज़्यादा नहीं होगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे शहर में आ जाओ, वहीं रहो, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था भी कर दूंगा, तुम वहाँ अच्छे पैसे भी कमा सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। कुछ सोचते हुए वासुदेव व्यक्ति से कहता है, इस बारे में मैं अपनी बीवी से बात करूँगा। वासुदेव घर जाकर उस सेठ जी से हुई बात अपनी पत्नी को बताते हैं। वासुदेव की पत्नी शारदा कहती है, ठीक है, हम जाएंगे, कमाई हमें ज़्यादा मिल जाए तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। उन्होंने कहा, रहने की जगह भी देंगे और हमारा बेटा भी शहर में ही है। वासुदेव मुस्कुराते हुए पत्नी से कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम शायद जाने से मना करोगी, अगर तुम कहती हो तो चलो शहर ही चलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सोमदत्त सेठ को बता देता हूँ कि हम दोनों 2 दिन में आ रहे हैं। वह दोनों शहर जाकर सोमदत्त सेठ के घर पर काम करने लग जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वासुदेव अपनी पत्नी से कहता है, हम यहाँ अच्छी जगह पर रहते हैं और अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन हमारा बेटा सारे काम खुद करता है, क्या पता उसे खाने को ठीक से मिलता है या नहीं। अगर वह बाहर का खाना खाएगा, बीमार हो गया तो। शारदा अपने पति की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ क्या पता वह ठीक से खाता होगा भी या नहीं। एक बात कहूँ, अगर हम उसे यहाँ अपने साथ रहने के लिए बुला ले तो वह यहाँ रहने लगेगा, तो साथ ही पैसों की बचत भी हो जाएगी। कल सुबह ही चले जाना और उससे कहना, क्या क्या वह हमारे साथ यहीं आकर रह सकता है। अगले दिन वासुदेव राजू को घर ले आने के लिए जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और वासुदेव उनसे कहता है, भाई साहब, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ रहता है, मुझे यहीं का पता दिया है, अगर वो अंदर है तो आप उसको बुला सकते हैं। वह व्यक्ति वासुदेव से कहता है, राजू का तो पता नहीं,
पर इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 लड़के यहाँ रहते हैं। वह ऊपर वाले घर में हैं, आप यहीं रहो, मैं बुला कर लाता हूँ। ऊपर जाकर राजू से कहता है कि उसके पिता आए हैं। राजू जाता है और पिता से बदतमीजी से बात करना शुरू कर देता है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? जानते हैं ना, मुझे इस तरह आपका आना पसंद नहीं। मुझे पसंद ना होने के बावजूद भी आप मेरा पीछा करते हैं। वासुदेव मन से दुखी हो गया था, पर अपने बेटे से कहता है, सुनो बेटा, मुझे सोमदत्त सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई है। हमें आए 2 दिन हो गए हैं। तुम्हारी माँ और मैं यहीं रहते हैं। हमें बड़ा घर भी दिया है। तुम हमारे साथ रह सकते हो। तुम्हें यही बताने के लिए आया था। मैं जानता था तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं। फिर राजू पिता से कहता है, अच्छा, मुझे घर का पता दे दो। मैं अभी नहीं आ सकता। मैं रविवार को आऊँगा। अभी आप जाओ यहाँ से। वासुदेव घर का पता बताकर चला जाता है। राजू ऊपर अपने रूम में जाता है तो उसके तीनों दोस्त उससे पूछते हैं, अरे राजू, अभी तुमसे मिलने कौन आया था? तुम्हारे पापा थे क्या? अरे नहीं यार, वह हमारा नौकर था। पापा ने संदेश भेजा था, वही बताने आया था। दोस्त कहते हैं, मुझे लगा था कि वह तुम्हारा नौकर ही होगा। उसकी आंखें कितनी डरावनी थी। राजू बीच में ही बोल पड़ता है, हाँ, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। उनमें से एक दोस्त राजू से कहता है, क्यों झूठ बोलते हो राजू? हमें चौकीदार ने बताया कि वह तुम्हारे पापा ही थे। तुम उन्हें नौकर बता रहे हो। झूठ बोलने की वजह क्या है? राजू चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें उसने बताया? यार, वह सबकी खबर रखता है। मैं क्या करूं? मेरे पिता की आंखें डरावनी हैं और मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती, और मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को पता चले कि वह मेरे पिता हैं। वह दोस्त राजू से कहता है कि लानत है तुझ पर। तुम्हारे पापा तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम उन्हें अपना पिता मानने से इनकार करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? महीना खत्म होते ही खर्च और फीस का पैसा तुम उन्हीं से मांगते हो। छी, समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या कहूँ। मैंने तुम्हें कितना सम्मान दिया ये सोचकर कि तुम अच्छे हो, पर जब तुम अपने बाप के नहीं हो सकते तो हमारे क्या होंगे? आज से हमारी दोस्ती खत्म। राजू अपने दोस्त से गुस्से में कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम दूर रहो, यह मेरा निजी मामला है। 2 दिन बाद राजू माता पिता से मिलने के लिए उस पते पर पहुंचता है और अपने पिता पर चिल्लाता है, कहा था ना मैंने, मेरा पीछा मत करना। पर तुम मेरी बात सुनो जब ना। तुम्हारी वजह से मैंने अपना एक दोस्त खो दिया है। वह मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरा बाप अंधा है। मेरे पास फिर कभी मत आना। शारदा को अपने बेटे के मुंह से यह बातें सुनकर दुख होता है और वह अपने बेटे से कहती है, राजू, पागल हो गए हो क्या? अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? हम दोनों को हर दिन तुम्हारी चिंता लगी रहती है, इसलिए मैंने इन्हें तुम्हें लेने के लिए भेजा था। राजू अपनी माँ पर भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तो आ गया मैं, अब मैं जा रहा हूँ, पापा को कभी मत भेजना। माँ राजू से कहती है, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें यहाँ हमारे साथ रहने के लिए बुलाया है। अगर तुम वहाँ अकेले रहोगे तो हमें और खर्च करना पड़ेगा। एक बार तो सोचो हमें कितनी मुश्किल होती होगी, और तुम हो कि बिना कुछ सोचे समझे बोलते ही जा रहे हो। जरा तो लिहाज करो हमारी परेशानी का और दुनिया का भी। राजू अपनी माँ से कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है। मेरे लिए यहाँ से रोज़ जाना बहुत मुश्किल होगा। अभी 1 साल और है, फिर मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। तुम चाहो तो मैं यहाँ हर रविवार को आ सकता हूँ। वह अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था और वह वहाँ से चला जाता है। 1 साल बाद वह अपनी पढ़ाई पूरी करता है और मुंबई में अच्छी नौकरी पाकर वह वहाँ रहने चला जाता है। एक दिन वासुदेव अपनी पत्नी शारदा से कहते हैं, मेरी बात सुनो, अपने राजू की नौकरी को 5 साल हो गए हैं। कोई चिट्ठी भी नहीं लिख रहा और यहाँ आ भी नहीं रहा। क्या पता वह कहाँ है और कैसा है, क्या खा रहा होगा, कुछ नहीं पता। शारदा दुखी होते हुए पति से कहती है,
हम जाना चाहें तो भी कैसे? हम तो यह भी नहीं जानते वह कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है। बस वह अगर ठीक है तो हमारे लिए यही काफ़ी है। शायद उसे छुट्टी नहीं मिलती होगी। वासुदेव परेशान होकर पत्नी से कहता है, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर हम में से कोई बीमार हो गया तो उसे खबर मिलेगी भी या नहीं। शारदा पति को दिलासा देते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब्र रखिए, वह जरूर लौट कर आएगा, मुझे यकीन है। एक दिन जब वासुदेव काम से लौट रहा था तो राजू का दोस्त सुरेश उसे मिला। आप हमारे राजू के पिता हैं ना? वासुदेव हैरान होकर कहता है, हाँ, क्या आप मेरे बेटे को जानते हैं? सुरेश बताता है, हाँ, हम दोनों साथ में पढ़ते थे और बाकी दो दोस्त के साथ एक जगह में रहते थे। एक दिन जब आप वहाँ आए थे तो मैंने आपको देखा था। कैसा है राजू? सुरेश हैरान हो जाता है क्योंकि सुरेश को ये नहीं पता था कि उसके पिता को नहीं पता राजू कहाँ रहता है। वासुदेव कहता है, पता नहीं बेटा, हमें मिले तो 5 साल हो गए। वह यह कहकर मुंबई निकल गया था कि उसे नौकरी मिल गई है। उसके बाद वह फिर नहीं आया, एक भी खत नहीं लिखा उसने। सुरेश हैरान होकर वासुदेव की बात सुन रहा था और वासुदेव से कहता है, क्या? उसे तो मुंबई से आए 3 साल हो गए हैं, उसकी तो शादी भी हो चुकी है और एक 3 साल का बच्चा है और अब इसी शहर में रहता है। क्या आप नहीं जानते? सुरेश के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वासुदेव अंदर से बहुत दुखी हो गया था कि उसके बेटे ने उनके साथ ऐसा किया। सुरेश से कहते हैं कि क्या उसने शादी भी कर ली और 3 साल का बच्चा भी है? यह सब बेटा हमें नहीं पता। सुरेश वासुदेव से कहता है, तो उसने आपको कुछ नहीं बताया? मतलब वह अभी तक भी नहीं बदला? आइए, मैं आपको उसके घर लेकर चलता हूँ। सुरेश वासुदेव को राजू का घर दिखाता है और चला जाता है। वासुदेव दुखी होकर घर पहुँचता है और अपनी पत्नी शारदा को बताता है कि वो इसी शहर में रहता है पर हमें एक बार भी देखना नहीं चाहता और हमें इसी बात की चिंता रहती है कि वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किन हालातों में होगा। लेकिन उसे हमारी बिल्कुल भी चिंता कभी नहीं हुई। अपने पति के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह बहुत ही हैरान थी और वह अपने पति से कहती है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ? जाओ, हमारी बहू को घर ले आओ। तुमने कहा उसकी एक बेटी भी है ना? मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या तुम उसके घर जाओगे? वासुदेव पत्नी से कहता है, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन वह मुझे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। किस मुंह से जाऊँ, कैसे जाऊँ? अगर वह मुझसे पूछेगा कि फिर क्यों आया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी बात सुनो, इस बार मेरी जगह तुम जाओ, तब पता चलेगा क्या माजरा है। शारदा पति से कहती है, तब वह छोटा था, उसमें पूरी समझ भी नहीं थी। अब वह बड़ा हो गया है और बाप भी बन गया है। अब तो वह बदल गया होगा। आप मेरी बात मानो और जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपको दुख हो। मेरी बात मानो, आप जाओ ना। वासुदेव पत्नी की बात का मान रखते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, पर अगर इस बार मेरा वहाँ अपमान हुआ तो मैं फिर कभी नहीं जाऊँगा। अपनी पत्नी से लड़ने में असमर्थ वासुदेव राजू के घर जाता है। राजू की बेटी वासुदेव को देखकर डर के मारे रोने लग जाती है और अपने पिता राजू के पास कमरे में चली जाती है। राजू कहता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा? राजू की बेटी रोते हुए अपने पिता से कहती है, वह देखो राक्षस, उसे देखकर मुझे डर लगता है, उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। जाओ राक्षस, भाग जाओ। राजू बेटी से कहता है, डरो मत बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं राक्षस को भगाता हूँ, अभी भगाता हूँ। बेटी को घर के अंदर भेजने के बाद राजू पिता वासुदेव के पास जाता है। राजू को देखकर वासुदेव को खुशी होती है और वो कहते हैं, कैसे हो बेटा, कितने साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। राजू अपने पिता से कहता है, अजीब बात है, तुम्हें अब भी पता चल गया कि मैं कहाँ रहता हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? देखो,
मेरी बच्ची भी तुम्हें देखकर कितना डर गई। कितनी बार तुमसे कहा है यहाँ मत आना, पर तुम नहीं समझते। माँ से कहो मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगा। अब चले जाओ, यहाँ फिर कभी मत आना। वासुदेव अपमानित होकर घर लौट आया। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसने अपनी पत्नी को बताया। मेरे इनकार को नज़रअंदाज करके तुमने मुझे वहाँ भेजा। मेरी वजह से वह फिर गुस्सा हो गया। अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो तुम चले जाओ। शारदा पति से कहती है, तुम्हारे इतने अपमान के बाद मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अगर वह आना चाहता है तो वह आएगा, वरना कोई बात नहीं। अब से हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद राजू अपने दोस्त सुरेश के घर उससे मिलने जाता है। राजू को देखकर सुरेश खुश हो जाता है और कहता है, अरे राजू कैसा है, बहुत दिन हो गए, तुम यहाँ कैसे? राजू कहता है, कुछ नहीं, काफ़ी दिन हो गए तुझसे मिले हुए, सोचा आज तुझसे मिलने आ जाऊं। तू कैसा है? सुरेश कहता है, अच्छा हुआ जो तू यहाँ मुझसे मिलने के लिए चला आया। तू अपने माँ पिताजी से मिला या नहीं? तेरे पिताजी तुझे देखना चाहते थे, मैंने तेरा घर दिखा दिया था उन्हें, तो यह भी नहीं पता कि तेरी शादी हो गई है। तू उनसे मिला भी या नहीं? राजू कहता है, नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता। मुझे बचपन से अपने पिता पसंद नहीं है। सुरेश राजू की ऐसी सोच पर अफसोस करते हुए कहता है, इसका मतलब तू अभी भी नहीं बदला? मुझे नहीं लगता कि तू बदलना भी चाहता है। तेरे पिताजी की आँख की कमी उनकी गलती तो नहीं, उनके पैसों से पढ़ाई की, इतनी तरक्की की, उन्हीं की तो मेहरबानी है। मुझे बहुत खलता है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। तेरे माँ बाप हैं, लेकिन तुझे उनकी कदर नहीं। बुढ़ापे में उन्हें तेरी ज़रूरत है। अगर तू मेरा दोस्त बनकर रहना चाहता है तो पहले अपने माता पिता से मिल, फिर मुझसे मिलना, वरना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब चला जा यहाँ से तू। अपने दोस्त की बात सुनकर राजू का होश ठिकाने आ गया। वह माँ पिताजी के घर गया। अपनी माँ को देखकर वह कहता है, माँ कैसे हो? माँ मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। माँ कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली, तुम्हारी एक बेटी भी है। तुम अकेले क्यों आए? उनको साथ क्यों नहीं लाए? मैं उनको देख तो लेती। राजू माँ से कहता है कि उन्हें यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ आओ। पिताजी से कहो कि अब मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगा। पिताजी कहाँ हैं? वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक काम पर से नहीं आए क्या? इतना सुनते ही शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह राजू से कहती है कि तुम्हारे पिता अब वहाँ हैं। राजू के पिता की तस्वीर दीवार पर टंगी थी और वहाँ पर माला लगे हुए थे। यह देखकर राजू हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शारदा कहती है कि तुम्हारे घर से आने के 1 सप्ताह के बाद ही वह गुजर गए। मेरे पास तुम्हारे घर का ना पता था और ना ही तुम्हारे किसी दोस्त का। उनकी सारी विधि भी मुझे खुद ही करनी पड़ी। मैं क्या करती? मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। राजू को अपने सारे किए हुए गुनाह याद आते हैं और वह कहता है कि हे भगवान, यह मैंने क्या किया? जब वह जिंदा थे तो मैं जिंदगी भर उनसे नफरत करता रहा। आज जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो वह नहीं रहे। शारदा उसे बताती है, तुम उनसे इतनी नफरत करते थे जिसकी वजह यह थी ना कि उनकी एक आँख नहीं थी। अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। राजू हैरान होकर माँ से कहता है, कौन सा सच? क्या हुआ था? पिताजी की आँख का मुझे लगता था वह जन्म से ही ऐसे हैं। माँ कहती है, नहीं, एक दिन सारे बच्चे हमारे घर के सामने गिल्ली डंडा खेल रहे थे। जब उनमें से किसी एक ने डंडा मारा तो गिल्ली तुम्हारी आँख में आकर लगी और तुम्हारी आँख चली गई। तब तुम केवल 3 साल के थे। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आँख हमेशा के लिए चली गई है। अगर कोई आँख का दान कर दे तो वह देख सकता है। तुम्हारे पिताजी ने बिना कुछ सोचे अपनी 2 आँखों में से एक आँख तुम्हें दे दी। मैं तुम्हें यह बात कभी नहीं बताती क्योंकि
उन्होंने तुम्हें बताने के लिए मना किया था। अब मुझसे रहा नहीं गया। राजू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह सोचता है, हे भगवान, मैं कितना पागल हूँ जो उनके साथ इतना बुरा सलूक किया। वह अपने आप को कोसने लगता है और अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए वह अपनी माँ को घर ले जाता है और